नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत सरकार और चुनाव आयोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि कहीं ईवीएम की पोल ना खुल जाए, कहीं जो महाराष्ट्र में बड़ी चुनाव धांधली की बात की जा रही है वो कहीं साबित ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो उसकी मट्टी पलीत होगी और महाराष्ट्र में जो वो सरकार धूमधाम से बनाने जा रही है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगी, उसकी वैधता लोगों की नज़रों में ख़त्म हो जाएगी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सोलापुर इलाके के एक छोटे से गांव मरकड़वाड़ी में जो एक मॉक पोल होना था, रीपोल करने वाले थे गांव वाले, आधिकारिक रूप से नहीं लेकिन ये दिखाने के लिए कि उन्होंने जिनको वोट दिए हैं वो वोट उनको नहीं गए हैं, किसी दूसरे को गए हैं, ये साबित करने के लिए वो अपने स्तर पर एक पोलिंग करने वाले थे, मतदान करने वाले थे। उसे भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने, महाराष्ट्र की सरकार ने रोक दिया, और रोका ताकत के बल पर, लोगों को धमका कर। यानी वहाँ धारा 144 लगा दी गई। कहा जा रहा है कि धारा 144 लगाई गई लेकिन माहौल बिल्कुल कर्फ्यू जैसा बना दिया गया। वहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात कर दिए गए और वो एक एक घर में जाकर उन्होंने लोगों को धमकाया कि अगर आपने आज मतदान किया, मतदान की प्रोसेस में हिस्सा लिया, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा। अब ये सोचने की बात है कि अगर गांव के कुछ लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक इस तरह का आयोजन करते हैं, वो शांतिपूर्ण हैं, उससे कानून व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं मिल रही है, इसके बावजूद उससे सरकार इस कदर डर जाए कि वो वहाँ की किलेबंदी कर दे, वहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगा दे और मतदाताओं को, लोगों को धमकाने पर उतर आए, तो इससे जाहिर होता है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कितने डरे हुए हैं। उनका डर इससे प्रकट होता है। अन्यथा क्या बात थी, एक गांव वाले अगर ये प्रयोग करना चाहते थे कर लेते, लेकिन उन्हें पता था कि अगर गांव वाले ये करेंगे तो सच सामने आ जाएगा, क्योंकि गांव वालों को यकीन था कि चूंकि पिछले 3 चुनाव में लगातार वहाँ जो एनसीपी शरद पवार के पार्टी के नेता हैं उत्तम राव जानकर, उनको लगातार 80% से ज़्यादा वोट मिलते रहे हैं। और इस बार ऐसा हुआ कि उस गांव के जो मैक्सिमम वोट हैं, 1000 से ऊपर वोट दूसरे कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को मिले, और जो एनसीपी पवार गुट के दावेदार थे, हालांकि वो चुन लिए गए, वो विधायक चुने गए हैं और गांव के वोट भी उनको मिले हैं, लेकिन उस गांव में उनको 800 वोट मिले, 200 वोट कम मिले, जबकि यहीं पर उन्हें 80% वोट मिलते थे। तो अगर ये पोलिंग हो जाती और उसमें फिर 80%, 90% वोट उत्तम राव जानकर को मिल जाते, तो ये पूरी पोल खुल जाती कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए जब मतदान होता है तो क्या रिज़ल्ट आता है, और जब ईवीएम के ज़रिए मतदान करवाया जाता है तो वो किस तरह के रिज़ल्ट देता है। तो ईवीएम की पूरी पोल खुल जाती। ईवीएम के मैनिपुलेशन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए एक प्रमाण साबित हो जाता, एक उपलब्ध हो जाता सबूत, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए एक नमूना मिल जाता कि देखिए बैलेट पेपर से जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है और ईवीएम को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ये एक गांव की बात है, इसे पूरे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और जगह जगह किया गया होगा और वहाँ इसका इस्तेमाल किया होगा। तो ये एक बड़ी घटना होने जा रही थी जो नहीं होने दी गई। अगर ये प्रयोग सफल होता, अगर अमल में आ जाता, तो लोगों को पता चल जाता और फिर इसके बाद महाराष्ट्र के और दूसरे इलाकों में, दूसरे गांव में या हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी इस तरह के प्रयोग शुरू हो जाते। जगह जगह लोग रीपोल करवाते और बताते कि जो मतदान के आंकड़े थे, जो चुनाव आयोग ने मतदान करवाया था, उसके आंकड़े और असल में बैलेट पेपर के जरिए होने वाले मतदान के आंकड़ों में कितना फ़र्क है। ये अगर प्रयोग सफल होता तो जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनको एक बड़ा हौसला मिलता, बड़ी हिम्मत मिलती ईवीएम का विरोध करने के लिए।
हालांकि अब अधिकांश दल ईवीएम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो ईवीएम नहीं चाहती है। इलेक्शन कमीशन से उसकी मीटिंग हुई है, उसमें भी उसने ये बात रख दी है। लेकिन जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं आएंगे तब तक ईवीएम के खिलाफ केस भी नहीं बनेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में केस खारिज कर दिया। जो याचिका आई थी उसको निरस्त कर दिया कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का रोना ले बैठता है, जीतता है तो ईवीएम उसके लिए सही हो जाती है। हालांकि ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। इस तरह की भाषा, इस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन ये बोलने का उनको मौका इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने ईवीएम की टेक्निकल जांच नहीं करवाई। करवाना चाहते थे या नहीं चाहते थे ये अलग प्रश्न है, सरकार के दबाव में थे या नहीं थे, हम इस पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन उन्होंने उसकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना इस केस को खारिज कर दिया था। अब अगर मरकटवाड़ी गांव के लोग ये साबित कर देते कि ईवीएम गड़बड़ कर रही है और बैलेट पेपर से सही परिणाम आ रहे हैं, तो फिर अब इसके आधार पर बहुत जगह होते इस तरह के प्रयोग, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता तो उसका अलग असर पड़ता। फिर जो लोग पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ईवीएम का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, उनको भी एक ताकत मिलती। क्योंकि एक जन समर्थन बहुत बड़ी चीज़ होती है इन चीज़ों में। आप अकेले कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, उसके बहुत मायने नहीं रहते। लेकिन जब आवाम भी आपके साथ जुड़ जाता है और उसको भरोसा होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, तो उसका असर फिर बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। तो ये प्रयोग रोककर, हालांकि इस प्रयोग को रोकने के बावजूद सरकार एक्सपोज हो गई है, क्योंकि सरकार के रोकने का मतलब ही है कि उसने कुछ गलती की थी, इसीलिए उसे ताकत के बल पर, धमकियों के बल पर इस प्रयोग को रोकना पड़ा। नहीं तो उसे क्या फ़र्क पड़ना था, उसे किस बात का डर था। ठीक है, आप कर लीजिए, बैलेट पेपर से एक गांव के लोग प्रयोग कर रहे हैं, कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो जानते ही है कि फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन हुआ है, ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है। मतदान के प्रतिशत में बार बार जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर जो शक खड़े किए जा रहे हैं वो भी साबित होने लगेंगे। ये भी साबित होने लगेगा कि पिछले 5 महीनों में कैसे 47 लाख मतदाता बढ़ा दिए गए इलेक्टोरल रोल्स में। ये तमाम चीज़ें फिर एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगी, जुड़ने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात ये हो सकती थी कि जो महाराष्ट्र के विपक्षी दल हैं वो फिर इस प्रयोग से उत्साहित होकर इसे जगह जगह करते। लेकिन अभी भी उनके पास मौका है। ये चूंकि प्रयोग नहीं करने दिया है, इसलिए उनके पास अब और मजबूत आधार बन गया है कि ज़रूर चुनाव आयोग ने, केंद्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर धांधली की है और इसीलिए वो इस प्रयोग को नहीं होने दे रहे हैं। तो अब वो इस प्रयोग को जगह जगह करने के लिए तैयारी कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगा सकते हैं और उन पोलिंग बूथ की शिनाख्त करके वहाँ पुनर्मतदान करवा सकते हैं जहाँ पर इस तरह के अंतर होने की संभावना है। पिछला आंकड़ा उनके पास है, इस बार के आंकड़े इनके पास। इन आंकड़ों को आमने सामने रखकर मैच करवाकर वो अपने अपने इलाकों में जहाँ उनको पूरा यकीन था कि यहाँ तो उनको जीतना ही था, यहाँ तो उनको इतने प्रतिशत वोट मिलते आए थे, वो मिलने ही चाहिए थे, उनकी लिस्ट बनाकर और वहाँ ये पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू कर देते। ठीक है, इसकी कोई मान्यता नहीं होती, लेकिन जनता के स्तर पर जागृति पैदा होती, देश को पूरे पता चल जाता कि ईवीएम के ज़रिए क्या घोटाला हो रहा है, क्या धांधली हो रही है, और ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे चुनाव प्रणाली में ला सकता था। ये मजबूर कर सकता था चुनाव आयोग को कि वो अपनी पूरी चुनाव प्रणाली को बदले और ईवीएम को हटाए, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। तो ये एक बड़ी पहल हो सकती थी। दुर्भाग्य है कि अभी तक ना तो महाराष्ट्र के बहुत सारे दलों ने, ना राष्ट्र स्तर पर दलों ने इसको टेकअप किया है। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस प्रयोग के बारे में अभी तक बहुत बातें नहीं की हैं।
संसद में इस मामले को उठाया जाना चाहिए था, संसद में भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। जो गोदी मीडिया है उसने तो इसको ब्लैकआउट कर दिया है, इस खबर को ही उड़ा दिया है। कहीं आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। ये तो सोशल मीडिया पर और कुछ इक्के दुक्के अखबारों ने और महाराष्ट्र के कुछ अखबारों ने इसको पब्लिश किया है, प्रचारित किया है, प्रसारित किया है। अन्यथा ये खबर पूरी तरह से दबा दी गई थी, और दबा क्यों दी गई थी ये भी जग जाहिर है। ये भी साफ है कि इस खबर को दबाने वाले के पीछे क्या मंशा हो सकती है। इस खबर को जिन्होंने दाबने को कहा होगा, दबाने को कहा होगा, उनका उद्देश्य, उनका एजेंडा क्या रहा होगा, उनके डर क्या रहे होंगे। तो ये एक पूरी डर की श्रृंखला इससे जुड़ी हुई है, जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें प्रशासनिक तंत्र भी शामिल है। ये सारे लोग एक्सपोज हो जाते अगर ये मरकटवाड़ी का प्रयोग हो जाता और पुनर्मतदान होता, और उसके नतीजे हमें शाम तक पता चल जाते कि जो अभी 20 नवंबर को पोलिंग हुई थी उसमें क्या आंकड़े थे, और आज जो पोलिंग हुई है अगर होती तो उसमें क्या आंकड़े सामने आते। उन दोनों को मैच करने से समझ में आ जाता कि वाकई में स्थिति क्या थी, क्या होनी चाहिए थी और क्या नहीं होने दी गई ईवीएम के जरिए या दूसरे तरह की धांधलियों के जरिए। तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। ये प्रयोग अद्भुत है, अनूठा है। ये गांव वालों को शाबाशी देना चाहिए, उनके दिमाग को, उनकी समझ को, उनके साहस को सलाम करना चाहिए। ठीक है, मजबूरी में उन्होंने इस प्रयोग को रद्द कर दिया, क्योंकि इतना दबाव पड़ेगा। घर घर जाकर अगर सैन्य बल आपसे कहेंगे कि अगर आप मतदान करेंगे तो आपको खिलाफ केस दर्ज होगा, तो इतने पछड़े में तो आम लोग नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ये उन्होंने जाहिर कर दिया कि एक रास्ता है जिसके ज़रिए ईवीएम के फर्जीवाड़े को साबित किया जा सकता है, चुनावी धांधली को साबित किया जा सकता है। और ये प्रयोग अब तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उसको आगे ले जाएं, उसको इस्तेमाल करें एक्सपोज करने के लिए ये चुनावी प्रणाली की कमियों को, खामियों को, और इसके ज़रिए जो सरकार धांधली कर रही है, करना चाहती है, भविष्य में भी करेगी, उसको रोकने के लिए। तो ये एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है। देखें कि विपक्षी दल इसका इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। नहीं कर पाएंगे तो ये उसकी दंड उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।